नमस्ते छात्रों, कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही होंगे। मैं प्राध्यापक प्रकाश अर्जुन तारू, सेवा सदन अध्यापिका विद्यालय पुणे। आज हम डीएलएड द्वितीय वर्ष के लिए विषय हिंदी अध्ययन अध्यापन शास्त्र के अंतर्गत घटक क्रमांक 1 भाषा का स्वरूप, संपादन, विकास प्रक्रिया एवं कक्षांतर्गत क्रियाएं घटक का अध्ययन करने वाले हैं। पिछली ताशिका में हमने भाषा की उत्पत्ति एवं विकास तथा भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषाएं तथा भाषा की विशेषताओं के बारे में जानकारी हासिल की। आज हम उसी घटक में से भाषा के विभिन्न रूप तथा मूल भाषा, राष्ट्रभाषा के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। भाषा के द्वारा भाव प्रकटीकरण एवं विचार प्रकटीकरण होता है। यह प्रकटीकरण मौखिक एवं लिखित रूप में किया जाता है। हर एक भाषा के लिखित और मौखिक दो रूप होते हैं। इन दोनों का ज्ञान विद्यालयों में मिलता है। मूल भाषा यानी क्या? मूल भाषा उस भाषा को कहते हैं जिससे अनेक भाषाएं उत्पन्न हुई। जैसे भारतवर्ष की मूल भाषा संस्कृत है। भाषा के विभिन्न रूपों में पहला जो आता है वो मूल भाषा, और मूल भाषा में संस्कृत भाषा आती है। दूसरा रूप उसका जो है वो बोली भाषा। बोली भाषाओं में हिंदी भाषा क्षेत्र में 5 बोलियां होती हैं, जैसे कि अवधी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रज, हरियाणवी। भाषा का तीसरा रूप जो है उपभाषा। इसमें हिंदी के अंतर्गत बोलियां पश्चिमी हिंदी, मांगरू, खड़ी बोली, कंतोजी, बेर, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, राजस्थानी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाड़ी, जयपुरी, पहाड़ी, नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊं। इस प्रकार उपभाषा के बहुत सारे रूप हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसी के साथ साथ मातृभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, यह भी भाषा के ही रूप है। और इस प्रकार भाषा के रूप हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब हम अगले घटक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हिंदी भाषा की संरचना, विशेषताएं, अध्यापन, महत्व एवं उपयोग। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ज्ञान अखंड होता है, उसमें खंड नहीं होता। हम उसे ना तो खंड में विभाजित कर सकते हैं और ना ही सीमाओं में बांध सकते हैं। ज्ञान एक समग्र राशि होती है, हुए भी अध्ययन अध्यापन की सुविधा के लिए उसे हमने विविध शाखा प्रशाखाओं में विभाजित किया है। जहाँ तक विविध विषयों का संबंध है, हर विषय की अपनी संरचना होती है जो अन्य विषयों से अलग होती है। जैसे कि इतिहास और भूगोल विषय के लिए प्रवास पद्धति का उपयोग होता है। विज्ञान विषय के लिए
प्रायोगिक पद्धति का उपयोग होता है। हर भाषा की रचना स्वतंत्र होती है और यह स्वतंत्र रचना ही भाषा की स्वतंत्र व्यक्तिमत्व का विकास करती है। भाषा की इस रचना को ही भाषा की संरचना कहा जाता है। एक भाषा की संरचना दूसरी भाषा की संरचना से बिल्कुल भिन्न होती है। यह भिन्नता ही उसके स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा करती है। अब हम संरचना का अर्थ जानेंगे या संरचना किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। किसी एक विषय में समाविष्ट समग्र ज्ञान को विविध शाखा उपशाखाओं में के आधार पर सूत्रबद्ध रूप में दर्शाना उस विषय की संरचना कहलाती है। संरचना हमेशा परिवर्तनशील होती है। किसी भाषा के साहित्य में नए नए साहित्य प्रकार निर्माण होते हैं। कभी साहित्य प्रकार निर्माण होने से संरचना का विकास होता है, तो कभी कभी कालक्रम में कई साहित्य प्रकार नष्ट हुआ तो संरचना से भी वह साहित्य प्रकार नष्ट होता है। अब देखिए, हिंदी की संरचना का ढांचा जो है वह किस प्रकार का है। उसमें हिंदी की संरचना के ढांचे में साहित्यिक, व्यावहारिक, मौखिक इस प्रकार के प्रकार आते हैं। उसमें साहित्यिक में भी दो प्रकार आते हैं, साहित्य और व्याकरण। अब देखिए, साहित्य के भी बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि काव्य, पद्य, गद्य और रचना। ये साहित्य के तीन प्रकार होते हैं, काव्य, गद्य और रचना। अब देखिए, काव्य के भी अनेक प्रकार होते हैं। उसमें दृश्य और श्राव्य काव्य। दृश्य काव्य के भी दो प्रकार होते हैं, प्रबंध और मुक्त काव्य। प्रबंध काव्य के महाकाव्य और खंड काव्य ये दो प्रकार होते हैं। उसी प्रकार मुक्त काव्य के दोहे, पद, सोरठा, कविता, गीत इस प्रकार 5 प्रकार होते हैं। तो गद्य में बहुत सारे प्रकार आते हैं, जैसे उपन्यास, नाटक, कहानी, एकांकी, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, प्रहसन, रेडियो, नाटक आदि। और रचना के आधार पर भी साहित्य के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि निबंध, पत्र लेखन, सार लेखन, अर्थग्रहण, कल्पना विस्तार, इतिवृत्त लेखन, भाषणों का प्रारूप, अभिनंदन, धन्यवाद। यानी इस प्रकार हिंदी भाषा की संरचना का ढांचा हमें दिखाई देता है। हिंदी भाषा की संरचना इस प्रकार हमें दिखाई देती है। इसी के साथ साथ हिंदी भाषा की संरचना हमारे समझ में आते हैं तो हम अगली बात की ओर जाते हैं। हिंदी भाषा का हमारे जीवन में क्या स्थान है? हिंदी भाषा सीखने की हमें क्यों आवश्यकता है और हिंदी का महत्व क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। अब देखिए, हिंदी भाषा का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे महाराष्ट्र राज्य में त्रिभाषा सूत्र के अनुसार मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विदेशी भाषा का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी एक भाषा है। भाषा विचारों एवं भावों के आदान प्रदान का माध्यम है। हिंदी भाषा के माध्यम से होने वाले प्रमुख कार्य व्यक्तित्व का विकास होता है, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति होती है, दैनंदिन जीवन का व्यवहार, संस्कृति, विचारात्मक प्रगति, सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकता, नागरिकता,
बौद्धिक विकास, प्रभावपूर्ण शिक्षा इत्यादि जो है वह हिंदी भाषा के जीवन में स्थान के बिना नहीं हो सकता है। भारत के सभी राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में होता है। इतना ही नहीं, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 का दिन हिंदी भाषा के इतिहास में विशेष गौरवपूर्ण स्थान है। भारत के सबसे अधिक भागों में बोले जाने वाली हिंदी को राष्ट्रभाषा के नाते भारतवर्ष में स्वीकृत किया गया है। राष्ट्रभाषा हिंदी के द्वारा ही भिन्न भिन्न भाषी लोग एक दूसरों की प्रादेशिक संस्कृति की विशेषताओं का परिचय आसानी से पा सकेंगे। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हिंदी का महत्व क्या है? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। इसका अध्ययन अध्यापन संपूर्ण देश में किया जाता है। देश में सभी लोग मातृभाषा के साथ साथ हिंदी को भी अपनी भाषा मानते हैं। प्रादेशिक विविधता के साथ साथ हमारे देश में धार्मिक विविधता भी पाई जाती है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन आदि अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। इनके धार्मिक उत्सव अलग अलग ढंग से मनाए जाते हैं। लोगों के रहन सहन भी अंतर है। यदि एक धर्म के विचारों और मान्यताओं को दूसरे धर्म के लोग न समझे तो लोगों के बीच अलगाव और टकराव की संभावना होगी। किंतु हिंदी राष्ट्रभाषा होने के कारण इसके माध्यम से लोग एक दूसरे के धार्मिक विचारों एवं मान्यताओं के संपर्क में आते हैं। इसका फलस्वरूप सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा भाव और आपस में एकता, सहयोग तथा प्रेम का विकास होता है। दूसरा जो है, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के व्यक्ति एक दूसरे के घर में हिंदी भाषा के माध्यम से आमंत्रित होते हैं और उनमें एक दूसरे के प्रति सद्भावना का विकास होता है। इसमें तीसरा जो है वह हमारे देश भाषा की विविधता से समृद्ध है। अनेक भाषाओं के लोग रहते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, उर्दू, अंग्रेजी आदि। इस भाषा की विविधता में भी एकता है। इस प्रकार प्रादेशिक संबंध, धार्मिक सहिष्णुता, व्यापारिक संबंध, पर्यटन, यातायात, सैन्य बल का गठन, खोजकर आदि की दृष्टि से राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में हिंदी का बड़ा महत्व हमें दिखाई देता है। हिंदी भाषा शिक्षा के उद्देश्य। बिना उद्देश्य के किसी भी विषय की शिक्षा संभव नहीं है। हिंदी भाषा शिक्षा के प्रमुख 4 उद्देश्य माने जाते हैं। उसमें राष्ट्रीय उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, साहित्यिक उद्देश्य, व्यवहारिक उद्देश्य ये प्रमुख उद्देश्य हिंदी भाषा शिक्षा के है। उसमें पहला जो है वो राष्ट्रीय उद्देश्य। स्वतंत्रता के बाद भारत देश में प्रादेशिकता की भावना कुछ इस तरह से लोगों के दिल में और दिमाग पर छाई गई कि इस देश में गुजराती, बंगाली, पंजाबी आदि शब्द प्रादेशिकता के पोषक है। जैसे मैं गुजराती, मैं पंजाबी, मैं बंगाली, मैं मराठी हूँ कहने वाले
मिलते हैं, लेकिन राष्ट्रीय दृष्टि से मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ कहने वाले लोग नहीं मिलते। राष्ट्रीय दृष्टि और राष्ट्रीय चरित्र का पतन आधुनिक भारत की सबसे बड़ी समस्या है। आज भारत देश को एक संघ राष्ट्र बनाने के लिए धर्म, जाति, प्रांत, भाषा आदि विविधता भरे इस भारत रूपी चमन के रंग बिरंगी फूलों को एक धागे में पिरोने का कार्य हिंदी भाषा ही कर सकती है। अंतर प्रांतीय विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम केवल हिंदी भाषा ही कर सकती है। संक्षेप में, विशाल राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का प्रमुख काम हिंदी के माध्यम से सफल हो सकता है। ये हो गया हिंदी भाषा शिक्षा का पहला राष्ट्रीय उद्देश्य। दूसरा जो है वह सांस्कृतिक उद्देश्य है। भारत देश के विविध प्रांतों में सांस्कृतिक विविधता से परिचित होने के लिए हिंदी भाषा का ही सहारा लेना पड़ता है। देश के कोने कोने में रहने वालों की रहन सहन, रीति रिवाज, वेशभूषा, खान पान, खेल कूद, परंपरा, तीज, त्यौहार हर नागरिक हिंदी के माध्यम से ही समझ सकेगा। इसलिए सांस्कृतिक उद्देश्य की दृष्टि से भी हिंदी भाषा का महत्व बढ़ा है। अगला तीसरा जो उद्देश्य है वह साहित्यिक उद्देश्य। हिंदी भाषा का साहित्य भंडार इतना समृद्ध है कि हिंदी की अनेकों कृतियाँ आज विश्व की श्रेष्ठतर रचनाओं में से गिनी जाती है। हिंदी शिक्षा से महान कृतियों एवं कृतिकारों से परिचित हो सकता है। हिंदी भाषा पढ़ने वालों में हिंदी साहित्य की रुचि बढ़ाना यही हिंदी शिक्षा का व्यापक उद्देश्य है। माध्यमिक स्तर पर तो हिंदी शिक्षा हिंदी माध्यम से ही दी जाती है। भविष्य में सफल हिंदी लेखक, आलोचक एवं समीक्षक की वहाँ नींव पक्की होती है। अन्य प्रांतीय भाषाओं की हिंदी में अनुवादित रचनाएं पढ़कर उस भाषा के साहित्य से परिचित करना यही भी एक उद्देश्य है। अगला और आखिरी जो उद्देश्य है हिंदी भाषा शिक्षा का वह व्यावहारिक उद्देश्य है। हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण व्यावहारिक उद्देश्य सभी भारतवासी अपने विचारों का आदान प्रदान, व्यापार, कारोबार आदि के लिए माध्यम के रूप में हिंदी भाषा का ही उपयोग करें। साथ ही रेल, डाकघर, राष्ट्रीयकृत बैंक जैसे राष्ट्रीय कारोबार में आज हिंदी अफसरों, अनुवादकों की नियुक्तियां हो रही है। आज राष्ट्रीय स्तर की कुछ प्रतियोगिता परीक्षा का माध्यम भी हिंदी भाषा स्वीकृत हो रही है। चारों धाम यात्रा करने वाले साधु, सन्यासी, यात्री, सामान्य नागरिक और राष्ट्रीय स्तर पर धंधा करने वाले व्यापारी सैकड़ों वर्ष से पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदी में व्यवहार करते हैं। बैंक, रेल, डाकघर की शाखाओं का आंतरिक कामकाज, पत्र व्यवहार, ग्राहकों के साथ बोलचाल आदि सभी व्यवहार हिंदी भाषा में ही हो रहे हैं। अब हम भाषा विकास की प्रक्रिया की ओर आते हैं। भाषा विकास की प्रक्रिया यानी क्या? भाषा का विकास कैसे होता है या भाषा विकास प्रक्रिया में कौन कौन से घटक महत्वपूर्ण होते हैं? प्रधान तौर पर भाषा के विकास में या भाषा के विकास के लिए
या भाषा विकास के प्रक्रिया के लिए निरीक्षण, आकलन, अभिव्यक्ति, कौशल विकसन, अनुकरण ये प्रमुख घटक महत्वपूर्ण होते हैं। नए नए विचारों के प्रकटन के लिए मनुष्य ने नए नए शब्दों, संकेतों का निर्माण किया है। इससे ही भाषा की अर्थवहन शक्ति विकसित होती गई है। भाषा मानव जीवन के लिए दैवी वरदान है, क्योंकि इसके सहयोग से ही मानव ने सर्जन तथा संसार के क्षेत्र में जितनी उन्नति या प्रगति की है वह उसके अभाव में कभी नहीं हो सकती थी। उसमें भाषा विकास की प्रक्रिया में निरीक्षण का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज़ को सीखना है या उसे ग्रहण करना है तो उसमें निरीक्षण की भूमिका बहुत आवश्यक है। बालक अपने आसपास की वस्तुओं, व्यक्तियों का निरीक्षण करता है। भाषा शिक्षा में भी यही निरीक्षण पहली सीढ़ी है। यानी किसी भी चीज़ की शिक्षा के लिए निरीक्षण महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार भाषा के विकास में निरीक्षण क्षमता का महत्व बड़ा है, इसलिए निरीक्षण की ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो मुद्दा है उसमें भाषा विकास प्रक्रिया में वह आकलन है। विभिन्न वस्तुओं का, व्यक्तियों का बालक निरीक्षण करता है। व्यक्तियों द्वारा निर्मित आवाज़ों का, ध्वनियों का या ध्वनियों को सुनकर वह समझने की कोशिश करता है, उन्हें ग्रहण करता है, आपस में संबंध प्रस्थापित करता है। इसे ही व्यावहारिक रूप में आकलन कहा जाता है। भाषा विकास में जब तक आकलन नहीं होगा तब तक भाषा का साहित्यिक, सांस्कृतिक, व्यावहारिक विकास सही तरह से नहीं हो पाता है। जिस प्रकार भाषा विकास में निरीक्षण तथा आकलन का महत्व होता है, उसी प्रकार अभिव्यक्ति का भी महत्व होता है। दैनंदिन व्यवहार में अभिव्यक्ति को नितांत महत्व है। अभिव्यक्ति का अर्थ विचारों के प्रकाशन से है। मनुष्य अपने मनोभावों को प्रकाशित करता तथा अपनी भावनाओं को लिखित या मौखिक रूप देता है, जिसका प्रमुख साधन भाषा है। जैसे बालक कक्षा में भाषा का आकलन करता है, विभिन्न शब्द, लहजा, अर्थ समझता है, उस पर प्रभुत्व प्राप्त करता है। फिर कक्षा में पूछे गए मौखिक या लिखित सवालों के जवाब द्वारा उसे अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्त यानी हमारे मन में जो विचार आते हैं, भाव आते हैं, भावनाएं आती है, किसी घटक के संदर्भ में हमें कुछ बोलना है, व्यक्त करना है, दूसरों के सामने रखना है, उसे अभिव्यक्ति कहा जाता है। जिस प्रकार अभिव्यक्ति का स्थान भाषा विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार कौशल विकसन का भी स्थान भाषा विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। भाषा में श्रवण, भाषण, पठन, लेखन ये प्रमुख 4 कौशल है। श्रवण भाषा का प्रारंभिक कौशल है। श्रवण कौशल के विकास पर ही अन्य सभी कौशल निर्भर होते हैं। जैसे हमारा श्रवण, भाषण, पठन कौशल का विकास होगा, तभी लेखन कौशल का विकास होगा। बालकों के उपरोक्त कौशल विकसन हेतु कक्षा में
विभिन्न उपक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। यानी जैसे कि श्रवण कौशल के विकास के लिए, भाषण कौशल के विकास के लिए, पठन कौशल विकास के लिए तथा लेखन कौशल के विकास के लिए विभिन्न उपक्रम तथा स्पर्धाओं का आयोजन अध्यापक को कक्षा में निर्माण करना चाहिए। जिस प्रकार कौशल विकसन में श्रवण, भाषण, पठन, लेखन का महत्व होता है, उसी प्रकार भाषा विकास प्रक्रिया में अनुकरण का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मूलतः भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है। बच्चा जिस परिवेश में रहता है, घर में जो भाषा बोली जाती है उसे ही अपनाता है। जैसे मराठी, तेलुगु, गुजराती बोलने वाले अभिभावकों के बच्चे मराठी, तेलुगु, गुजराती भाषा बोलते हैं। अध्यापक जिस भाषा का प्रयोग कक्षा में करते हैं उसी भाषा का अनुकरण छात्र करते हैं। अनुकरणशीलता की वजह से अध्यापक की भाषा शुद्ध, परिष्कृत तथा समृद्ध होनी जरूरी है। तभी वह छात्रों को भाषिक विकास सही तरह से कर सकता है। यानी भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है। अनुकरण द्वारा ही भाषा का विकास तथा भाषा की विकास प्रक्रिया हम कर सकते हैं। अब हम कक्षांतर्गत क्रियाओं की परिभाषा, महत्व एवं स्वरूप की ओर आते हैं। तो कक्षांतर्गत क्रियाओं की परिभाषा यानी व्याख्या। कक्षा में छात्रों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से पाठ्यक्रम में निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आयोजन विविध कृति, खेल या क्रियाओं को कक्षांतर्गत क्रियाएं कहते हैं। यानी छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्यक्रम में जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कक्षांतर्गत क्रियाएं ली जाती है। अब हम कक्षांतर्गत क्रियाओं का महत्व जान लेंगे। यह क्रियाएं कक्षा के अंदर क्यों लेनी चाहिए, उससे क्या होता है, या उनका महत्व क्यों है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। छात्रों के भाषिक कौशलों का विकास करने के लिए अध्यापक को कक्षांतर्गत क्रियाओं का आयोजन विभिन्न अवसर या अध्यापन के दौरान करना चाहिए, ताकि छात्रों के भाषिक कौशलों का विकास आसानी से हो सके। अब हम कक्षांतर्गत क्रिया के महत्व के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये कक्षांतर्गत क्रियाएं क्यों लेनी चाहिए, उसमें पहला जो है वो छात्रों में नेतृत्व का विकास करने के लिए हमें कक्षांतर्गत क्रियाएं लेनी चाहिए। दूसरा जो है वो वास्तविक जीवन और प्रवृत्ति का निरीक्षण करने के लिए कक्षांतर्गत क्रियाएं हमें लेनी चाहिए। अगला जो है उसमें प्राप्त क्षमताओं का प्रत्यक्ष जीवन में प्रयोग करने के लिए कक्षांतर्गत क्रियाएं लेनी चाहिए। मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति प्रभावपूर्ण होने के लिए कक्षांतर्गत क्रियाएं लेनी चाहिए। कुछ कक्षांतर्गत क्रियाओं द्वारा शारीरिक तथा मानसिक क्षमताओं का विकास करने के लिए कक्षांतर्गत क्रियाएं लेनी पड़ती हैं। भाषा का व्यावहारिक उपयोग अच्छी तरह से करने के लिए कक्षांतर्गत क्रियाएं लेनी चाहिए। सहयोगी शिक्षक द्वारा सहकार्य की भावना जागृत करने के लिए सहज प्रवृत्तियों का उन्नयन करने के लिए कक्षांतर्गत क्रियाएं लेनी चाहिए। जैसे सहज प्रवृत्तियाँ शूरता, वीरता, दातृत्व, संग्रह
करने की वृत्ति, विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक मूल्यों के अनुसार जीवन बिताने की आदत डालने के लिए कक्षांतर्गत क्रियाएं लेनी चाहिए, जैसे जिससे छात्रों के शील का विकास होता है, आत्मविश्वास का भाव पैदा होता है, सामाजिकरण का बढ़ावा मिलता है, शिस्तबद्ध आचरण की आदत डाली जा सकती है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि होती है, सृजनशीलता का विकास होता है, संवेदनशीलता का विकास होता है, सहानुभूति जागृत होती है, निर्णय क्षमता का विकास होता है, चिकित्सक विचार की प्रेरणा मिलती है, भावनाओं का समायोजन होता है, तनाव से मुक्ति पाने के मार्ग तलाशने की आदत लगती है, समस्याओं से जूझने के तथा उन पर काबू पाने की क्षमता का विकास होता है। इतनी सारी महत्वपूर्ण बातों से हमें ये पता चलता है कि कक्षांतर्गत क्रियाओं का महत्व कितना बड़ा है और इसलिए अध्यापक को कक्षांतर्गत क्रियाएं लेते समय किन किन मुद्दों की ओर ध्यान देना चाहिए, यह हमें इससे पता चलता है। अब देखिए, कक्षांतर्गत क्रिया का स्वरूप जो है किस प्रकार है। भाषा विकास के लिए कौशल विकास आवश्यक है, जैसे श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, ये भाषा के प्रमुख कौशल है। इन कौशलों के विकास के लिए विभिन्न कक्षांतर्गत क्रियाओं की आवश्यकता होती है। इन कौशलों को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, इसलिए एक कौशल के साथ साथ दूसरे भी कौशल का विकास अभिप्रेत रहता है। अध्यापक के द्वारा सहेतुक विभिन्न कक्षांतर्गत क्रियाओं का आयोजन किस प्रकार किया जाता है या हमें करना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी अब हासिल करने वाले हैं। अब देखिए, कक्षांतर्गत क्रियाओं का आयोजन करते समय अध्यापक को किन किन बातों की ओर ध्यान देना पड़ता है। जैसे श्रवण और भाषण कौशल का विकास करना हो तो इसके लिए कौन कौन सी स्पर्धाओं का आयोजन हम कर सकते हैं। जैसे श्रवण और भाषण की स्पर्धाओं का आयोजन करते समय चर्चा, वाद विवाद स्पर्धा, कथाकथन स्पर्धा, नाट्य वाचन स्पर्धा, कविता वाचन स्पर्धा, गीत स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, भाषा खेल, कंठस्थ की बातों की स्पर्धाओं का आयोजन श्रवण तथा भाषण कौशल के विकास करने के लिए इन स्पर्धाओं का आयोजन अध्यापक को करना चाहिए। उसी प्रकार पठन के लिए या पठन कौशल के विकास के लिए कौन कौन सी स्पर्धाओं का आयोजन अध्यापक को करना चाहिए। सस्वर पठन या उसे ही सुस्वर पठन कहा जाता है, इसलिए सस्वर पठन की स्पर्धाओं का आयोजन करना चाहिए। एकांकिका, नाट्य वाचन स्पर्धा का तथा कविता वाचन स्पर्धाओं का आयोजन करना चाहिए। लेखन कौशल विकास के लिए अध्यापक को किन किन स्पर्धाओं का आयोजन कक्षा में करना चाहिए। शालेय हस्तलिखित स्पर्धा, निबंध लेखन स्पर्धा, मुलाकात लेखन स्पर्धा। भाषण कौशल विकास के लिए अध्यापक के कक्षा में छात्रों को अपने बारे में बात करने का अवसर देना चाहिए। स्कूली अनुभवों पर बात करने का अवसर देना चाहिए। तस्वीरों पर चर्चा, कहानी सुनकर चर्चा, अभिनय क्यों देखा, क्या देखा, कक्षा के बाहर के दृश्य का वर्णन, अनुमान लगाना, वर्णन करने को कहना, तुलना करने को कहना आदि क्रियाएं अध्यापक
के द्वारा कक्षांतर्गत क्रिया में ली जा सकती है। पठन कौशल के विकास के लिए अध्यापक को किन किन स्पर्धाओं का आयोजन करना चाहिए? पठन कौशल के विकास के लिए किताब पढ़कर सुनाना, गीत सुनाना, काव्य पठन, विज्ञापन का पठन, सूचनाओं का पठन, जो पढ़ा वो करो, पिछला शब्द अगला शब्द, चित्र पठन करवा के प्रतिक्रियाएं लेना। लेखन कौशल विकसन के लिए अध्यापक को किन किन स्पर्धाओं का आयोजन करना चाहिए? लेखन कौशल के विकास के लिए नामों का, शब्दों का संग्रह, शब्द पूर्ति, सिर्फ एक शब्द, सुविचारों का संग्रह, नक्शा बनाना, इर्द गिर्द की जगह ढूंढना, तस्वीर का वर्णन करना, आवाज़ों की सूची का लेखन करना, काव्य पूर्ति, पहेलियाँ बुझाना, दिन विशेष पर लेखन, विज्ञापन लेखन, हस्तलिखित निर्माण आदि कक्षांतर्गत क्रियाओं को विभिन्न अवसर पर या अध्यापन के दौरान आयोजन कर छात्रों के भाषिक कौशल का विकास अध्यापक कर सकते हैं। यानी इतनी सारी बातें जो है कक्षांतर्गत क्रियाओं में महत्वपूर्ण रहती है और इससे ही छात्रों के भाषिक कौशल का विकास हो सकता है। धन्यवाद। घटक क्रमांक 1 पर आधारित कुछ सवाल दिए हैं। उन सवालों के जवाब अपने शब्दों में सविस्तर लिखिए।